स्वागत है दोस्तों आप सभी का आप फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकपॉट के दोस्तों क्लास 9 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 9 का सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का वीकली टेस्ट क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के क्लास 9 सोशल साइंस वीकली टेस्ट का क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जिसमें आपका 10 एमसीक्यू प्रश्न के साथ साथ आपका जो है 6 सब्जेक्टिव प्रश्न भी है, ठीक है। तो सारा का सारा प्रश्न आज के इस वीडियो में सोल्व करेंगे, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों आपका क्लास 9 सोशल साइंस का वीकली टेस्ट का पहला प्रश्न जो है कहता है, और ये आपका सेक्शन ए में आता है, ठीक है। और आप जानते हैं सेक्शन ए का जितना प्रश्न है सारा का सारा ऑब्जेक्टिव रहता है, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है। और ये आपका टोटल 20 नंबर का रहता है, जिसमें आपका टोटल 10 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है क्लास 9 सोशल साइंस का वनोन्मूलन क्या है, ठीक है। तो वनोन्मूलन क्या है दोस्तों, तो क्या ये वनों का लुप्त होना, या फिर पूर्ण विकसित पेड़ की कटाई करना, या फिर वनों से जंगली जानवर का विलुप्तीकरण, या फिर नए पेड़ लगाना, ठीक है। तो वनोन्मूलन क्या है, तो ये दोस्तों आपका वनों का लुप्त होना वनोन्मूलन कहलाता है, ठीक है, वनोन्मूलन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं, 2 नंबर का आता है भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन था, ठीक है। तो भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन था, तो ये दोस्तों बेंडिस था। कौन, बेंडिस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बेंडिस जो है भारत का प्रथम जो है वन महानिदेशक था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर का आता है रोपण से आप क्या समझते हैं। तो रोपण से आप क्या समझते हैं, तो रोपण दोस्तों एक आपका खास प्रकार की फसल है। रोपण कृषि जैसे कि चाय आपका यानी कि जो आपका चाय का जो खेती होता है ये रोपण कृषि में आता है, ठीक है। तो ये खास प्रकार का फसल को हम लोग रोपण कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक खास प्रकार की फसल को रोपण कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं, 4 नंबर का आता है भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो भारतीय वन सेवा की जो स्थापना है ये आपका 1864 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुआ, 1864। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं, 5 नंबर का आता है कि इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ हुई। तो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है कहाँ हुआ, तो ये दोस्तों देहरादून में हुआ था, ठीक है, देहरादून। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 का राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर कहता है कि प्रथम भारतीय वन अधिनियम कब लागू हुआ था। तो प्रथम भारतीय वन अधिनियम दोस्तों 1865 ईस्वी में लागू हुआ था, ठीक है, 1865। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 का राइट आंसर। प्रथम भारतीय वन जो है आपका 1865 ईस्वी में लागू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर कहता है घर बनाने या ईंधन के लिए लोग लकड़ियां कहाँ से ले जा सकते थे, ठीक है। घर बनाने या फिर जलाने के लिए जो है लोग जो है लकड़ियां को कहाँ से ले जाते थे, तो आपका आश्रित वनों से, या फिर सुरक्षित वनों से, या फिर ग्रामीण वनों से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि बी और सी दोनों, यानी कि सुरक्षित वन और ग्रामीण वन से, ठीक है। ये दोनों वन से जो है लोग जो है लकड़ी को ले जाते थे जलाने के लिए और घर बनाने के लिए। चलिए आगे 8 नंबर बोलता है झूम खेती को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो झूम खेती को दोस्तों अन्य जो है घुमांतु खेती के नाम से जाना जाता है। और ये जो आपका खेती है दोस्तों एक जगह से दूसरी जगह किया जाता है, यानी कि जहां पर पहले खेती किया जाता था उस मिट्टी अब उपजाऊ ना रहा तो उसको हटाए दोस्तों दूसरा जगह जाता है जहां पर मिट्टी को साफ सुथरा करके खेती किया जाता है। इसको हम लोग झूम या फिर घुमांतु खेती कहते हैं, ठीक है। चलिए 9 नंबर कहता है विदेशों में निम्न में से कौन सा नाम झूम कृषि के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। तो झूम कृषि के लिए इस्तेमाल नहीं होता विदेशों में, कौन सा नाम पूछा, ठीक है, नेम। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर है थारू हो जाएगा। देखिए लादिंग और मिल्पा और चेना तीनों आपका झूम कृषि के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन थारू नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा थारू, इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 10 नंबर का आता है ऑब्जेक्टिव यानी कि सेक्शन ए का लास्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसे अपराधी काबिला नहीं कहा जाता, ठीक है। तो किसे अपराधी काबिला नहीं कहा जाता है, तो संथाल को अपराधी काबिला नहीं कहा जाता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों अब जो हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। सेक्शन बी में दोस्तों 11, 12 2 प्रश्न रहेगा, 2 नंबर 4 नंबर का वेरियस और टेंसर क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो 11 नंबर का आता है उन सामाजिक
और आर्थिक समूह की पहचान कर जो भारत में निर्धनता के समक्ष जो है निरूपाय है। ठीक है, चलिए तो उत्तर में लिखना भारत में निर्धनता के समक्ष निरूपाय अनुसूचित सामाजिक एवं आर्थिक समूह निम्नलिखित है। पहला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। दूसरा, ग्रामीण इलाकों के श्रमिक परिवार। तीसरा, नगरीय अनियमित मजदूर परिवार। ठीक है, तो ये आपका तीन जो है आपका था। ठीक है, तीन जो कि उन सामाजिक और आर्थिक समूह की पहचान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर कहता है भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है। ठीक है, निर्धनता यानी कि गरीबी का, तो गरीबी रेखा का आकलन कैसे किया जाता है भारत में, इंडिया में। उत्तर में लिखना है भारत में निर्धनता के लिए आवश्यक निम्नलिखित कारकों पर विचार करके गरीबी रेखा को मापा जाता है। कैसे कैसे, तो पहला, भोजन की आवश्यकता का न्यूनतम दर। जहां पर भोजन का सुविधा नहीं है, जो परिवार में भोजन का सुविधा नहीं है, तो उसमें निर्धनता रेखा को उसको माना जाता है। जहां पर वस्त्र नहीं है, जूता नहीं है, ठीक है, जूता हो गया, ईंधन और प्रकाश हो गया, शिक्षा और आपका दोस्तों यहाँ पर चिकित्सक आवश्यक आदि। तो ये 6 आपका जो है जिस परिवार में नहीं है उसको क्या मानता है, तो निर्धनता रेखा से मापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में 13, 14 दो प्रश्न रहेगा, 3 नंबर 6 नंबर का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो 13 नंबर का आता है भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिए। उत्तर में लिखना भारत में निर्धनता अनुपात में वर्ष 1973 से 1973 में लगभग 55% से जो आपका प्रतिशत से वर्ष 1993 में 36% तक महत्वपूर्ण गिरावटें आई निर्धनता में। ठीक है, गरीबी रेखा में। वर्ष 2000 में निर्धनता रेखा के नीचे के निधनों का और भी गिरकर 26% पर आ गया। और यदि यही प्रवृत्ति रहा तो अगले कुछ महीनों में निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या 20% से भी नीचे आ सकती है। यद्यपि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के दशकों 1973 से 93 में गिरा है। निधन लोगों की संख्या 32 करोड़ के लगभग काफी समय तक स्थिर रही। नवीनतम अनुमान निधनों की संख्या में कमी लगभग जो है 26 करोड़ खनिज गिरावट का संकेत देता है। तो दोस्तों पहले जो है निर्धनता ज्यादा था, गरीब ज्यादा था भारत में, अब उतना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे जो है 14 नंबर का आता है कि क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है। जो तरीका अपनाता है निर्धनता यानी कि गरीबी रेखा को अपनाने के लिए, वह तरीका सही है कि नहीं। ठीक है, चलिए उत्तर में लिखना है गरीबी आकलन की वर्तमान पद्धति उचित नहीं लगती है। यह केवल एक कारक को ध्यान में रखता है और वह है आर्थिक कारक। इसके अलावा यह जीवन जीने के उचित स्तर के बजाय न्यूनतम निर्वाह स्तर के बारे में विचार करता है। ठीक है, गरीबी के कई आयाम है, यह अब केवल आर्थिक कारकों तक सीमित नहीं है। विकास के साथ गरीबों का गठन करने वाली परिभाषाओं भी बदलती है। ठीक है, अर्थशास्त्री मानते हैं कि मानव निर्धनता के बहुत विषय को बढ़ावा देना चाहिए। इनमें से अन्य पक्षों जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य, नौकरी, आत्मविश्वास, समानता इत्यादि को भी निर्धनता आकलन के समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। यानी कि जो बात हम लोग 6 को देखे वो बिल्कुल गलत है आज के डेट में। ठीक है, आज में जहां पर शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, नौकरी वाला अच्छा नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है अच्छा, तो वहां पर उसको निर्धनता माना जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी, सब्जेक्टिव का लास्ट सेक्शन है जो कि 5 नंबर का 2 प्रश्न रहेगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आता है। ठीक है, 15 नंबर दोस्तों कहता है भारत में निर्धनता में अंतर राज्य असमानताओं का एक वितरण प्रस्तुत करें। तो भारत में निर्धनता में अंतर जो राज्य असमानताओं का एक वितरण प्रस्तुत करना है पहला, इनके उत्तर में देखिए पहला, उसके बाद देखिएगा भारत के प्रत्येक राज्य में निर्धनता का अनुपात एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ से राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई है। ठीक है, पहला में क्या है, तो भारत के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है, यानी कि वहां पर गिरावटें आई है। निर्धनता अब भी उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में एक गंभीर समस्या है। उड़ीसा और बिहार क्रमशः 47 और 43% निर्धनता औसत के साथ 2 सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। यानी कि बिहार और उड़ीसा में दोस्तों ज्यादा गरीब लोग रहता है। ठीक है, चलिए तीसरा ऑप्शन है, तीसरा पॉइंट में लिखिएगा उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण लोगों निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। ठीक है, शहर भी और गांव वाला दोनों। चौथा में लिखिएगा इसकी तुलना में केरल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है।
तो ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ पर गरीबी जो है कम देखने को मिल रहा है। ठीक है, 16 में दोस्तों आप सभी का लास्ट प्रश्न कहता है भारत में अंतरराष्ट्रीय ठीक है निधनता में विभिन्नता के कारण को बताइए। तो भारत में अंतरराष्ट्रीय ठीक है निधनता में विभिन्नता के निम्नलिखित कारण है। पहला, ये असमानता ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के काल से ही आर्थिक विकास निम्न स्तर की रही है। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के आने का अवसर सृजित हुए हैं, लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा है। तीसरा में लिखिएगा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों क्षेत्र ने कुछ रोजगार उपलब्ध कराए, लेकिन यह रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सके। चौथा, भारत में अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जैसे कि असम, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी के भूमि संसाधनों की कमी निधनता का एक प्रमुख कारण भी रही है। तो इस प्रकार दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 9 का है सोशल साइंस वीकली टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।